वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एने फ्रैंक, जो कि एक जूइश डायरिस्ट हैं। और नाजी रजीम में हॉलैंड में लोगों ने कैसा ज्यू लोगों के साथ बर्ताव किया था, उसकी एक विक्टिम है। उसकी द्वारा लिखी गई द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम लोग एने फ्रैंक के बारे में जान लें। एनालिस्ट मैरी एने फ्रैंक, डच, 12 जून 1929 फरवरी मार्च, उनका जो लाइफ स्पैन है 12 जून 1929 से लेकर फरवरी या मार्च 1945 तक माना जाता है। वाज अ जर्मन डच डायरिस्ट ऑफ जूइश हेरिटेज, जो कि एक जर्मन डच डायरिस्ट थी। वन ऑफ द मोस्ट discussed Jewish victim of the Holocaust, she gained fame posthumously with the 1947 publication of the Diary of a Young Girl। वो नाजी लोगों के द्वारा ज्यू लोगों के साथ ज़्यादा बर्ताव किया जाता था, उसकी एक प्रमुख विक्टिम थी। और उनको जो फेम है उनकी डेथ के बाद तब मिली जब 1947 में उनकी डायरी को, पर्सनल डायरी को पब्लिश किया गया डच और इंग्लिश के अंदर, in which he documents her life in hiding from 1942 to 1944 during the German occupation of Netherlands in World War II। और इस डायरी में उन्होंने अपने 2 साल के लाइफ स्पैन के तजुर्बों को बताया है, जब वो छुप के रह रहे थे नाजी लोगों से 1942 से 1944 के टाइम टेन्योर के दौरान। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट नोन बुक्स, दुनिया की एक बहुत ही फेमस बुक है और कई नाटकों और कई फिल्मों का आधार भी मानी जाती है। तो ये थी हमारी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन एने फ्रैंक के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट एने फ्रैंक्स द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। क्वेश्चन: हाउ डू यू थिंक Anne's general was a great support and comfort while she was undergoing those harrowing experiences in her hiding। तो किस तरीके से ये प्रूव होता है कि एने का जनरल एक ऐसा माध्यम था जिससे कि एने उस डर भरे माहौल से अपने आप को सुकून दे पाती थी। जो डर भरा माहौल उसे, जब उसकी फैमिली के ऊपर कॉल अप नोटिस आया हुआ था, वो उसके घर में उत्पन्न हो गया था, तो वाकई में वो उसके लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट थी। क्योंकि ऐसे हालातों में उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं, क्वेश्चन उमड़ते थे, बट शायद उसकी फैमिली के पास भी उन क्वेश्चंस का कोई भी सूटेबल आंसर नहीं था। इसीलिए अक्सर एने फ्रैंक को कोई क्वेश्चन पूछने का इजाज़त नहीं दी जाती थी। और जैसे कि हम लोगों ने लेसन में पढ़ा था कि एने फ्रैंक एमिएबल नेचर की थी, हंसमुख थी, जिसे हर समय बातें करना पसंद था। ऐसे में ऐसी लड़की को खामोश कर दिया जाए तो वो फिर क्या करेगी? वो अंदर से स्ट्रेसफुल या डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगी। इसीलिए ऐसे माहौल में अगर उसके पास ये डायरी ना होती तो वाकई वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में चली जाती, अंदर से मानसिक तौर पे वो बुरे तरीके से, साइकोलॉजिकल तौर पे वो बुरे तरीके से टूट जाती। तो वाकई में यानी कि जो डायरी थी वो उसके लिए एक सुकून का माध्यम मानी जा सकती है। The present story, The Diary of a Young Girl, has been written by Anne Frank, one of the Jewish girl. Her work basically deals with the problem faced by Jews when the Germans captured Holland। तो ये कहानी जो है वो एने फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक पारसी लड़की हैं, और उनके जो वर्क हैं वो बेसिकली डील करते हैं उस कंडीशंस को जब हॉलैंड के ऊपर जर्मन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था और वो पारसी लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। उन लोगों को पारसी होने के कारण मार दिया जाता था। इन अ लाइफ स्टोरी शी हैज़ प्रेजेंटेड द मिजरेबल लाइफ लेड बाय द ज्यूज अंडर द नाजी regime। दिस इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम हर पर्सनल डायरी विच शी अफेक्शनेटली कॉल्स किटी। तो बेसिकली उनकी लाइफ स्टोरी, क्योंकि ये सेक्शन जो है मैंने आपको पहले ही बताया, यूनिट जो है लाइफ स्टोरीज़ है, तो इस सेक्शन में उसने पारसी लोगों के तरसयोग दयनीय हालातों का जिक्र किया है नाजी रजीम के अंदर। किस तरीके से नाजी लोग पारसी लोगों को टारगेट करते थे और उन्होंने ये ठान लिया था कि वो पूरे यूरोप से नाजी लोगों को खदेड़ कर मार देंगे। दिस सेक्शन इज़, और ये सेक्शन बेसिकली उनकी पर्सनल डायरी, जिसे कि वो प्यार से किटी बुलाती है, उसी में से एक हिस्सा है। इन दिस सेक्शन शी हैज़ प्रेजेंटेड ऑल द एक्सपीरियंसेस, सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम्स दैट ज्यूज हैड टू फेस एट दैट टाइम। इस सेक्शन में ज्यूज के द्वारा जितने भी उलझने, डर, तजुर्बे या बुरे हालातों का सामना करना पड़ता था उन लोगों को, उन सभी का एने ने इस डायरी के अंदर जिक्र किया है। एक
एक नमूना पेश किया है हमारे सामने। शी टेल्स दैट Jews were treated very badly. They were sent to the prison, tortured, and not given equal rights. Even if they have done nothing, they were sent to jail. Moreover, their families were treated very badly. Even women, girls, and children were not spared. तो वो कहती है कि ज्यू लोगों के साथ नाजी लोग बहुत बुरा बर्ताव करते थे, उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे, उन लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप से उनके बिजनेस को सरकार कब्जे में ले लेती, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप जेल्स में डाला जाता था, बिना किसी सबूत के भी जेल में, बिना किसी जुर्म के जेल में डाल दिया जाता था। और ऐसे बद से बदतर हालात थे कि औरतें, बच्चों और लड़कियों को भी बख्शा नहीं जाता था। तो नाजी लोगों को ज्यू लोगों को नाजी रजीम में बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता था। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि नाजी लोगों की पूरी कोशिश थी कि वो ज्यू लोगों को ख़त्म कर दें। एंड हिज फैमिली इज़ फेसिंग सेम कंडीशन। ए कॉल अप नोटिस हैज़ बीन सेंट फॉर हर फादर और सिस्टर। शी टेल्स दैट इन सच ए कंडीशन देयर वाज नो वन इन द फैमिली विद whom शी कैन शेयर हर फीलिंग। और इसकी फैमिली भी बिल्कुल इसी प्रकार की कंडीशन को शेयर कर रही थी। एक कॉल अप नोटिस आया हुआ था इसके फादर और इसकी बहन के नाम के ऊपर। और कॉल अप नोटिस का मतलब है जिस शख्स के कॉल अप नोटिस आया होता है उसे और उसकी फैमिली को कॉन्सेंट्रेशन कैंप या जेल में डाल दिया जाता है, सिर्फ पारसी होने के कारण। इसीलिए इनके घर में भी एक डर, खौफ और दुख भरे हालात बन चुके थे इस कॉल अप नोटिस के आने के बाद। और ऐसे हालातों में वो अपनी भावनाओं को भी घर पे किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी। और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन उमड़ते थे जब उसे ये कहा गया कि वो एक सुरक्षित जगह पे जाएंगे, बट उन क्वेश्चंस को भी पूछने की उसके इजाज़त नहीं थी, क्योंकि शायद उन क्वेश्चंस का आंसर एने की फैमिली के पास भी मौजूद नहीं था, यानी कि फैमिली के पास मौजूद नहीं था। हाइडिंग, वेयर वुड बी हाइड, इन द सिटी, इन द कंट्री, इन अ हाउस, इन अ शैक, व्हेन, वेयर, हो। ये ऐसे सारे क्वेश्चन थे, कब कहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस तरीके से रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन थे जो एने के अंदर उमड़ रहे थे। और अगर हम एने की जगह पे होते शायद हमारे अंदर भी उमड़ते, बट इन क्वेश्चंस का शायद सूटेबल आंसर उसके पेरेंट्स के पास नहीं था। इसीलिए एने को इन क्वेश्चंस को पूछने की इजाज़त नहीं दी गई थी। और ऐसे हालात में डायरी ही थी जिससे वो अपनी भावनाओं को शेयर करती थी। एने ट्राइज टू शेयर हर फीलिंग्स with her diary, Kitty, which proves to be a source of comfort in such a fearful condition. She tells that they have to face various difficulty. और ऐसे हालातों में एने के पास सुकून और आराम के लिए केवल उसकी डायरी ही बची थी, जिससे कि वो अपनी भावनाओं को शेयर करती थी। She tells that they have to face very difficulty. They have to leave their house, have to look for a safe place for themselves. It was very difficult for her to leave her house and its memories. वो कहती है कि उन्हें बहुत उलझनों का, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उन्हें अपने घर को छोड़ना पड़ा, एक सुरक्षित जगह को ढूंढना पड़ा। और एने के लिए अपने घर और उसकी यादों को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल था। एने कहती है कि उसके लिए, एने कहती है कि घर केवल सीमेंट और ब्रिक्स की बनी हुई चार दीवारी नहीं है, घर के साथ बहुत सारी यादें, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं। इसीलिए वो कहती है कि घर को छोड़ के जाना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए उस घर से जुड़ी जो यादें थी उसके लिए बहुत मायने रखती थी। इसीलिए वो कहती है कि आई पुट इन द क्रेजियस थिंग्स इन विच द आइडिया दैट वी वर गोइंग इन टू हाइडिंग। इसीलिए वो कहती है मैंने ज़रूरत की चीज़ें नहीं, मैंने उन चीज़ों को अपने साथ रखा जिससे कि मेरी यादें जुड़ी हुई थी, क्योंकि मेमोरीज मीन मोर टू मी दैन ड्रेसेस। क्योंकि उसके लिए उसकी यादें उस अपने कपड़ों या और सामान से ज़्यादा ज़रूरी थी। हर फादर्स फ्रेंड आर हेल्पिंग दैम, बट आफ्टर द कैप्चरिंग ऑफ द वेजिटेबल मैन नियर द न्यू हेडिंग वाज अ ग्रेट शॉक टू दैम। उनके फैमिली फ्रेंड्स उनकी हेल्प कर रहे थे, फादर के फ्रेंड उनकी हेल्प कर रहे थे, बट जैसे ही सामने वाले सब्जियों वाला पकड़ा गया 1944 में 2 साल हाइडिंग में रहने के बाद, तो इनका जो डर था वो और बढ़ चुका था। Now their fear had increased more as they think they too can be caught by the police. They have to cut down their meals. अब उनका डर और बढ़ चुका था। उनको पता था कि अगर पुलिस उनके घर के सामने वाले घर में आ सकती है तो कभी भी उनके घर पे भी पुलिस रेड मार सकती है। उन्हें अपना खाना जो था वो कम करना पड़ा। They don't have water to drink या यूज़, उनके लिए पास इस्तेमाल और पीने के लिए पानी भी मौजूद नहीं था। They even fear to go out in such a hopeless condition. At first, Anne breaks down as she tells her diary it would be better to be God. और ऐसे हालातों में एने जो है वो पहले तो टूट जाती है, क्यों उसे ऐसा लगता है कि ऐसे हालातों का सामना करने के काबिल वो और उसके फैमिली जो नहीं है। बट इन द एंड
She reconciles herself by saying that she would go down fighting instead of living in fear. But अंत में वो अपने आप को और अपनी फैमिली को दिलासा देती है, हिम्मत बढ़ाती है और कहती है कि ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि वो हालातों का सामना करें, क्योंकि डेथ उन्हें फिर भी आनी है, पकड़े वो फिर भी जाएंगे, बट अगर वो लड़के ज़िंदगी जिएंगे तो कम से कम उनको ये संतुष्टि होगी कि वो एक गर्व भरी ज़िंदगी जिए और गर्व भरी सेल्फ रिस्पेक्ट भरी ज़िंदगी जिए और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली मौत मरे हैं। इसीलिए एंड में वो कहती है, लेट द एंड कम हाउ एवर क्रूअल, एट लीस्ट देन वी विल नो वेदर वी आर फाइनली गोइंग टू विन थ्रू और गो अंडर। इसीलिए अंत में वो कहती है कि अंत को आने दो, जैसा भी हो हम उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि अब वो डर डर के ज़िंदगी जीना नहीं चाहती, क्योंकि उसका ये मानना है डर भरी ज़िंदगी जीने से अच्छा है वो एक सम्मानजनक मौत मरे, लड़ते हुए मौत मरे। इसीलिए वो क्रांति की मशाल को जन्म देती है। In the end, to conclude, we can say that Anne's personal diary proves to be a source of comfort while she and her family were passing through harrowing experiences. In fact, if she has not shared her feeling with her diary, then it would become more stressful and sorrowful for her. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में एने की डायरी ऐसे हालातों में उसके लिए एक सुकून का कारण बनी थी, एक दोस्त का रोल प्ले किया था, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वाकई में एने जो थी वो अंदर से स्ट्रेसफुल कंडीशन में चली जाती, डिप्रेस हो जाती और वो अंदर से और बुरे तरीके से टूट जाती। तो इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा, ये मानना गलत नहीं होगा कि वाकई में एने की जो पर्सनल डायरी है उसके लिए एक दोस्त का, एक सुकून का, एक कंफर्ट का, एक अंदर से शांति का सोर्स बनता है, जो कि ऐसे डर भरे हालात में उसका साथ देती है जब उसके अंदर की वो भावनाएं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकती थी।